दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का इतिहास क्या था। हम किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ बनता कैसे है, पदार्थ बना कैसे था और अपने इस जीवन में उस पदार्थ का क्या उपयोग है और उसका क्या कार्य क्षेत्र है। इन सभी चीज़ों का विवरण हम इस अभियांत्रिकी पदार्थ में करेंगे। तो सबसे पहले चीज अब हम जानेंगे कि पदार्थ का इतिहास कैसा है। तो पदार्थ के इतिहास के में थोड़ा सा हम ऐतिहासिक चीज में जाएंगे कि वह किन किन कणों से मिलकर बना होता है। कणों की जहां बात होती है वहां पर हम कह सकते हैं कि वो अल्युमिनियम भी है, वो धातु भी है, वो अधातु भी है। तो इतिहास में अगर माने तो किसी भी चीज के निर्माण के लिए हमेशा पदार्थों को ही रखा जाता है और पदार्थ के निर्माण में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण का प्रयोग करते हैं। अब इतिहास में अगर हम पढ़ें या बताना चाहें तो यह कई 21वीं सदी से पहले भी बहुत सी चीज़ों का निर्माण होता था, चाहे वो लकड़ी से उत्पन्न हो, चाहे वो लोहे से उत्पन्न हो, चाहे वह प्लास्टिक से उत्पन्न हो। लकड़ी के लिए मुख्य पदार्थों का जो उपयोग हम करते थे बनाने के लिए वो हमेशा होते थे पेड़। हम जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं और उनका कार्य हमारे विभिन्न प्रकार के बहुउपयोगी कार्यों में किया जाता है, हमारे दैनिक कार्यों में भी किया जाता है। तो जो पेड़ है और उससे निकलती हुई लकड़ी भी हमारे लिए एक पदार्थ का कार्य करती है। कोई भी चीज बनाने के लिए अगर लकड़ी का प्रयोग करना है तो हमें पेड़ हमारा मुख्य पदार्थ होगा और उसी का प्रयोग करके हम अन्य पदार्थों का निर्माण करेंगे। तो लकड़ी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिसे दूसरे भाषा में हम कहते हैं टिम्बर भी कहते हैं। लकड़ी जो हमें प्राप्त हो रही है वृक्ष से, और वृक्ष को, खड़े वृक्ष को बीच में से काट देने की प्रक्रिया और प्राप्त काटने के बाद जो चीज हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं टिम्बर। तो बहुत सी कंफ्यूजन लोगों में बनी रहती है कि टिम्बर और लकड़ी में क्या अंतर है। आप कहीं भी दुकान पर जाते हैं तो ये जरूर पूछते हैं कि भाई लकड़ी का दाम क्या है, और वो आपको टिम्बर की चीजें दिखाता है। तो लकड़ी और टिम्बर एक ही चीज है, बस अंतर बस यही है कि लकड़ी को हम कई प्रकार से हम आकार देते हैं और टिम्बर हम वृक्ष के एक लट्ठे को बीच में से काट देते हैं तो वो टिम्बर कहलाने लगता है। अब आते हैं कि इनके इतिहास में किन प्रकार की चीजों का उपयोग होता था। तो इतिहास में हमारे पुराने काल में हम औजारों के रूप में भी पदार्थ का प्रयोग करते थे, जैसे कि आपके काटने के औजार, छीलने के औजार, मोड़ने के औजार। तो विभिन्न प्रकार के औजारों में हमें पदार्थ मुख्य रूप से प्राप्त होता है। पदार्थ अगर नहीं होगा तो हम किसी भी नए चीज का निर्माण कर ही नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके हमेशा परिचय को पढ़ना चाहिए और उसके इतिहास को। तो यहाँ पर पदार्थ का इतिहास यही है कि विभिन्न प्रकार के कालों से चला आ रहा है और आगे की प्रक्रियाओं में भी इसको हमको लाना है। अब हम कहते हैं कि इसका क्षेत्र कैसा है। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। पदार्थ कभी भी एक एरिया में या क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व दिखाता है। जैसे कि इसका क्षेत्र कैसा होगा। क्षेत्र का मतलब है, अब सिंपल सी एक चीज एक आपको हम चार्ट दिखाना चाहते हैं, एक सूची है। जैसे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का यहाँ पर मतलब हो गया कि किस क्षेत्र से है। इंजीनियरिंग का मतलब अभियांत्रिकी और डिसिप्लिन का मतलब क्षेत्र, किस क्षेत्र में अभियांत्रिकी के पदार्थ का प्रयोग होगा। यहाँ पर है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, और यहाँ पर है कि किस प्रकार के मटेरियल या किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करके इन चीजों का निर्माण किया गया। तो किसी भी चीज का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल को ही खोजा जाता है। रॉ मटेरियल को हम लोग कह सकते हैं कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ। तो कंफ्यूजन होने की कहीं भी कोई चीज नहीं है कि कच्चा पदार्थ और पदार्थ में क्या अंतर है। दोनों एक ही चीजें हैं, बस इनको विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों से गुजारने के बाद हमें उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सी चीज आपको बताना चाहें, एक फॉर्मूला भी है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कच्चा पदार्थ धन प्रक्रम
और ये परिवर्तित हो गया उत्पाद में। यह एक फार्मूला भी हम अपने समझने के लिए बना सकते हैं कि किसी भी कच्चे पदार्थ का प्रक्रम में प्रयोग करके हम उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं और वही उत्पाद आगे चल के विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों में उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर चार्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इस अभियांत्रिकी की एक शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत हमको जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वह है आपके ऑटोमोबाइल, पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट। पावर का मतलब होता है शक्ति, जनरेटिंग का मतलब होता है जो उसको बनाता है, और इक्विपमेंट का मतलब उसके औजार या उपकरण। और यहाँ पर लिखा है मेटल एंड एलाइज। यहाँ पर है मेटल, मेटल मीन्स धातु, और एलाइज का मतलब होता है ये हमेशा कॉम्बिनेशन होगा एक या एक से अधिक मेटल्स का। इसे हम लोग कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में अगर हम पढ़ें तो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है ऑटोमोबाइल का, तो इसका रॉ मटेरियल हमें जो भी प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, धातु के रूप में होगा। तो जहां पर भी धातु के रूप में होगा वो हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शाखा से अंतर्गत होगा। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कहते हैं विद्युत अभियांत्रिकी। और यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रिक मोटर। जहां पर इलेक्ट्रिक नाम आ गया वो समझ लीजिए विद्युत से संबंधित रहेगा, और वहां पर मोटर उसको चलाने का कार्य करेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण करते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक मोटर बनता कैसे है, तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर मूल पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक विद्युत पदार्थ होगा, तब जाके ये इलेक्ट्रिक मोटर बनेगा, और इसका क्षेत्र होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगले में आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। इसे कहते हैं रसायन अभियांत्रिकी। रसायन जो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को यूज करके। यहाँ पर आता है इसका जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा पेट्रोलियम और फ्यूल। फ्यूल को हम लोग जानते हैं ईंधन के रूप में, और हम पढ़ भी चुके हैं ये चीज कि ईंधन का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। अगर ईंधन नहीं रहेगा तो ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी, और इसके लिए हमेशा जो कच्चे पदार्थ का प्रयोग करेंगे वो रहेगा ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स कार्बनिक पदार्थ। फिर अब हम आते हैं अपने अगले क्षेत्र पर जो कि है सिविल इंजीनियरिंग, जो आज का बहुत महत्वपूर्ण इस समय कार्य क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के इस पे रिसर्च के कार्य किए जा रहे हैं, पुल बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, नव निर्माण के कार्य चल रहे हैं। तो इसका जो उत्पाद बनता है वो होता है ब्रिज और बिल्डिंग। ब्रिज का मतलब आप देखे होंगे सेतु या पुल, और विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स। और इसका जो आपका उत्पाद पदार्थ यूज किया जाएगा वो होगा ब्रिक, सीमेंट और कंक्रीट। इन तीन चीजों का प्रयोग करके ही हम विभिन्न प्रकार के इमारतों और बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ब्रिक मतलब ईंटा, सीमेंट और कंक्रीट, ये सब किस क्षेत्र में आएंगे, ये सब सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आएंगे। और पदार्थ इनके होंगे हमें से सीमेंट और कंक्रीट और ये ईंट। जब इन सभी लोग को हम जोड़ देंगे तब हमारा जो उत्पाद प्राप्त होगा वो बनेगा ब्रिज या आपकी बिल्डिंग, और ये क्षेत्र बनेगा सिविल इंजीनियरिंग का। तो अगला जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका मटेरियल यूज किया जा रहा है कच्चे पदार्थ के रूप में वो है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे तो उसका प्रयोग होगा टीवी और वीसीआर। हम टीवी देखते हैं तो टीवी में आप देखिए विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण उसके स्क्रीन पर दिखते हैं, जो कभी जलते हैं, कभी बुझते हैं, कभी जलते हैं, कभी बुझते हैं। तो इन पदार्थों के जलने बुझने की जो प्रक्रिया होती है वो इन सभी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के द्वारा ही होती है। हम कभी देखें कि अगर टीवी को पास से जाके अगर हम देखें तो आप देखे होंगे कि उसमें धुंधला दिखने लगता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, और उन्हीं कण को हम लोग कहते हैं पिक्सल, PIXEL। जैसे मोबाइल में होता है कि 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल। तो जो पिक्सल होता है इसी को शॉर्ट फुल फॉर्म में हम लोग कहते हैं पिक्चर एलिमेंट। मतलब पिक्चर के कण वो बनते हैं पिक्सल।
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पिक्चर या पिक्सल के कण होते हैं वो सब किसके द्वारा बनेंगे? रॉ मटेरियल के, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के द्वारा, और इसका कार्य क्षेत्र होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे की जानकारी और इस क्षेत्र को और विस्तार से जानने के लिए हम अपने अगले लेक्चर में आपको